अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन। मेरे पास है ये हाथ में आपके दिसंबर 2023 का पास पेपर, और मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। राइट, क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन इज अबाउट वैल्यूएशन, और उसके बाद इसका जो पार्ट 2 है दैट्स अबाउट एक्सचेंज रेट रिस्क। क्वेश्चन 4, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन 5 की भी डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट मोड्स ऑफ डेट हैं, डेट की डिफरेंट मोड्स हैं, और उसमें कन्वर्टेबल डेट वाला कॉन्सेप्ट भी है, और उसके बाद फिर उसके अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क की हेजिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 सबके पास है, और अगर नहीं है तो बेटा इधर एक तस्वीर लें इसकी, आप ग्रुप पे ना वो डाल दें, जो PDF क्वेश्चन पेपर वाली, क्वेश्चन पेपर का PDF डाल दें आप। तो अगर किसी के पास ये हैंडी नहीं भी था तो मैंने ये अब आपको भेज दिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 रीड करना। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज 1 जुलाई 2023। आप 1 जुलाई 2023 पे खड़े हैं। वॉलमर होल्डिंग्स लिमिटेड, Walmart is the holding company of a conglomerate which has many subsidiaries in a diverse range of industries. Walmart has identified a target zone incorporation, Exxon कहें या zone कहें, and is actively looking to buy this company. Exxon is a small book publisher and is wholly owned subsidiary of Yappel Incorporation. Yappel जिसे कह रहे हैं, both Yappel and Exxon are based in USA. Yappel is a global publishing company and is listed on the New York Stock Exchange. Walmart ने क्या किया है, has already some initial discussions कर ली हैं। Walmart has already had some initial discussions with Yappel. You work for a firm of financial advisors that has been engaged to advise Walmart in respect of a purchase, principally to assist in the negotiation for the acquisition of Exxon and to help it to negotiate the maximum acceptable purchase value. आप जो है फाइनेंशियल एंगेजमेंट फाइनेंशियल फर्म में हैं, और आपने ना सिर्फ वॉलमार्ट को एडवाइस करना है बल्कि आपने नेगोशिएट भी करनी है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल परचेज प्राइस जिस पे आपको ये मिल जाए। एक्सॉन क्या है, बुक पब्लिशर है, और येपल है उसकी, और येपल क्या है, वो भी ग्लोबल पब्लिशिंग कंपनी है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, और दोनों US बेस्ड है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो टारगेट है एक्सॉन इनकॉर्पोरेशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसका एक्सट्रैक्ट है, शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, 10% इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, ये टोटल अमाउंट है। अच्छा, इसमें पास पेपर्स की सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक भी है, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो दोस्त अभी नहीं आए अपने दोस्तों से भी कहें ऑनलाइन अभी ज्वाइन कर लें, ताकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी साथ ही इसका हिस्सा बन जाएं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट, ऑपरेटिंग लॉस। अच्छा, ये 30 जून 2023, हम 1 जुलाई को खड़े हैं, अभी ये ईयर एंड कंप्लीट हुआ है, उसकी फाइनेंशियल जो है ना हमारे पास पोजीशन आ गई। हमें इक्विटी के दोनों कंपोनेंट आ गए, एक कंपोनेंट शेयर कैपिटल, दूसरा रिटेन अर्निंग्स, और दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट आ गया। ऑपरेटिंग लॉस हुआ है 5.5, इंटरेस्ट 400 यानी 5.5 मिलियन, और 4 लाख का इंटरेस्ट, 10% इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, 4 मिलियन पे 10% 4 लाख ही हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स 21% है। लॉस और कोई जो है ना कॉर्पोरेट टैक्स इसलिए नहीं है क्योंकि आप लॉस में हैं। लॉस आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 5900। Exxon board are confident that the operating results will improve in the year ended 30 June 2024 and are currently forecasting operating profit to be $1 million. वो कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट $1 million होगा। द कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी द सेम एज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी जो प्रॉफिट है उसे आप कैश प्रॉफिट भी समझें। Exxon pays corporate tax at 21% which is paid in the same year as the profits are earned. Growth beyond 2024 is difficult to predict, but a cautious estimate of 5% per annum has been suggested by Exxon board. ठीक है जी, 5% की हमारे पास ग्रोथ होगी, $1 million का प्रॉफिट कह रहे हैं ऑपरेटिंग। ठीक हो गया जी। मार्केट इन्फॉर्मेशन, वॉलमार्ट, एप्पल, पी रेशो गिवन है, आपका 15 है, वहाँ जो उनकी पेरेंट कंपनी है जो न्यूयॉर्क बेस्ड है, और जो आपकी टारगेट एंटिटी है एक्सॉन वो भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वहीं की है, तो उसका जो पी रेशियो है वो 12 है। नेचुरली एज अ पेरेंट कंपनी
जबकि बुक्स में जब ये जा रही होगी तो इसकी वैल्यूएशन भी होना क्या कहते हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर आप वैल्यूएशन करेंगे जिसमें ये भी शामिल हो तो 12 पे ही वैल्यूड होगी। एसेट बीटा, जो कि येपल का एसेट बीटा जो है वो उसके बिजनेस रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। येपल कौन सा काम करती है? येपल भी पब्लिशिंग कंपनी है, एक्सॉन भी पब्लिशिंग है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सॉन जो है का भी एसेट बीटा बिजनेस रिस्क यही होगा। वॉलमर जो खुद है वो तो एक कॉन्ग्लोमरेट है जिसके पास तो बहुत सारी डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ में है, तो इसके बीटा के अंदर तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस रिस्क होगा। गियरिंग आ गई, डेट टू डेट इक्विटी जो 35% आपकी है, 40% येपल की है, येपल के ग्रुप की 40% है। अगर हम एक्सॉन की देखेंगे तो एक्सॉन की अपनी तो अलग है, वो उसको हम देखते हैं। पाकिस्तान और यूएसए के मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न दोनों गिवन है हमें, वेरी गुड। जब हम वैल्यूएशन करने जाएंगे तो हमारे लिए रेलिवेंट क्या होगा? RMNRF उस मार्केट का जहाँ पे एक्सॉन मौजूद है यानी यूएसए। रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ वैल्यूएशन सुटेबल फॉर Walmart board to use in negotiating the purchase of Exxon. Advise the board on the appropriateness of the valuation methods used. Valuation methods पहले तो आप बताएं, डिफरेंट रेंज से वैल्यूएशन बताएं, फिर उनकी अप्रोप्रिएटनेस जो कि टिपिकल वैल्यूएशन क्वेश्चन होता है जिसके अंदर हमें ना सिर्फ डिफरेंट मेथड से वैल्यूएशन का कहा जाता है बल्कि साथ साथ हमें क्या कहा जाता है कि इस पे कमेंट्स करें, कमेंट्री, मेरिट्स, डीमेरिट्स या इनकी सूटेबिलिटी बताएं। ये है पार्ट 1, 11 मार्क्स। अब बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग इट एंड आई सॉल्विंग इट, आप बताइए इसमें अब कौन से 3 मेथड्स हैं, 2-3 मेथड जिनके थ्रू हम वैल्यूएशन करेंगे जनाब? बोले भाई, लिखें कौन से मेथड्स के थ्रू वैल्यूएशन होनी चाहिए? चैट बॉक्स में क्यों ठंडे पड़े हुए हैं हम? इस डेटा को, इस क्वेश्चन को रीड करके कौन से 2-3 मेथड से वैल्यूएशन आती है? पी रेशियो गिवन है, पी रेशियो के थ्रू वैल्यूएशन होनी चाहिए। कैश फ्लोज का जिक्र है, केई डिटरमिन कर सकते हैं थ्रू दिस, तो फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी, इसके थ्रू हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, हम केई फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सॉन की, राइट। उसके बाद हमें ये प्रॉफिट्स गिवन है नेचुरली, तो प्रॉफिट्स के थ्रू और कैश प्रॉफिट्स भी हैं, ग्रोथ रेट भी हमें गिवन है, हम पी रेशियो के साथ साथ कैश फ्लो वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। और तीसरी वैल्यूएशन क्या कर सकते हैं जो कि नेट एसेट्स की वैल्यूएशन होती है, हम बुक वैल्यू, नेट एसेट्स का जिक्र है, मार्केट वैल्यू नहीं पता लेकिन बुक वैल्यू के थ्रू वैल्यूएशन कर सकते हैं। डिविडेंड्स की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते लेकिन पी कर सकते हैं। नेट एसेट्स बुक वैल्यू हमारे पास एक है, वो यूज़ कर सकते हैं। नेट एसेट्स में 2 ऑप्शंस हैं, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बुक वैल्यू के थ्रू हो सकती है। पी रेशियो की इन्फॉर्मेशन है, पी रेशियो के थ्रू वैल्यूएशन हो सकती है। तीसरा, हम कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन कर सकते हैं। चौथे, हमारे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है, कांस्टेंट या ग्रोथ, उसके थ्रू भी हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते क्योंकि डिविडेंड्स की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है यहाँ पे। इज़ दैट ओके? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? जी कमर साहब, बात समझ में आ रही है हमें? हसन साहब, बात समझ में आ रही है हमें? उमैर साहब, आपको समझ में आ रही है बात? अहमद साहब जी, इज एवरीबडी विथ मी? तो लिखें ओके। जी बताइए उमैर साहब, क्या क्वेश्चन है? अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं अब इसका सॉल्यूशन, ठीक है, वेरी क्विकली। पार्ट ए, फिर हम पार्ट बी पे आए जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो अभी हमने डिस्कस की है, विच इज़ अबाउट एक्सचेंज रेट रिस्क की हैजिंग, जिसमें हमें 2 मेथड्स बताए गए हैं। हम हैजिंग करेंगे वाया मनी मार्केट भी, और भी हम हैजिंग मोड यूज़ करेंगे। अच्छा जी,
क्वेश्चन नंबर 4 विंटर 2023 का आपका हम पढ़ रहे हैं पार्ट ए, वैल्यूएशन हम कर रहे हैं ऑफ एक्सॉन। तो क्या हमारे पास पॉसिबल 3 मेथड्स की हमने बात की। एक हम कह रहे हैं नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स में भी बुक वैल्यू ही हमारे पास आती है। दूसरा हम बात कर रहे हैं पी रेशो, और तीसरी कैश फ्लो बेस्ड, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ नेट एसेट्स। अगर हम नेट एसेट्स चलें बुक वैल्यू, तो नेट एसेट्स किसे कहते हैं हम? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट माइनस लायबिलिटी क्या बन जाती है? इक्विटी बन जाती है। तो हमारे पास नेट एसेट्स मींस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज यानी इक्विटी। तो इक्विटी की बुक वैल्यू क्या है हमारे पास? एक हमारे पास शेयर कैपिटल है 1 million, of course all dollar in 1000, retained profits। हमारा कट ऑफ यही है, 1 जुलाई 2023 को खड़े हैं तो 30 जून 2023 की बैलेंस शीट हम देखेंगे, विच इज 12,570। तो क्या बन गया? 13,570। ऑफ कोर्स दिस इज डॉलर इन 1000। अब ये रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ऑफ कोर्स इन रिटेन्ड प्रॉफिट्स यही नेट एसेट्स है ना हमारे, यही इक्विटी है ना। अब ये जो एक छोटी सी मिस्टेक कह लें या टाइपो कह लें, आपको सॉल्यूशन में मिलेगा कि उन्होंने इस इक्विटी से डेट माइनस कर दी है। इक्विटी से मजीद डेट माइनस नहीं की जाती, और कहा है कि जी हमारे पास नेट एसेट्स है 9570। 9570 नहीं है, हमारी जो नेट एसेट्स हैं वो 13,570 हैं। तो वो करेक्ट हो जाएगा और जल्दी और ठीक हो जाएगा सॉल्यूशन। तो नेट एसेट्स हमारे पास एज ऑफ 30 जून ही वैल्यूएशन होगी। एक काम इन्होंने ये भी किया है कि अगले साल के नेट एसेट्स फाइंड आउट किए। अगले साल के नेट एसेट्स की बेसिस पे वैल्यूएशन नहीं होती, वैल्यूएशन नेट एसेट्स की एज ऑफ नाउ की बेसिस पे है। भले इसमें लॉस है, लेकिन ये लॉस अकाउंट फॉर हुआ होगा ना। ये जो लॉस आया है, लॉस आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5.9, नेचुरली बैलेंस शीट में जाके जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं हमारे, इसमें से 5.9 माइनस होकर क्लोजिंग फिगर आई हुई है ये, राइट। दैट्स द क्लोजिंग फिगर। इसका मतलब है हिस्टोरिकली हमारे पास इस 5.9 यानी 6000 ऐड करें तो 18,000 समथिंग के हमारे पास रिटेन्ड प्रॉफिट्स होंगे। द कंपनी मस्ट बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी इन द पास्ट। जब भी इसके पास इतने रिजर्व्स थे कि 5,900 का लॉस माइनस करने के बाद भी आज बैलेंस शीट पे 13,570 की इक्विटी मौजूद है और रिटेन्ड प्रॉफिट्स 12,570 के मौजूद है, राइट। इज एवरीबडी विथ मी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो एक हमारे पास ये मेथड हो गया। दूसरा आ जाए पी रेशो। पी रेशो के लिए हम फोरकास्टेड अर्निंग्स ही लेते हैं, नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स ही लेते हैं पी रेशो के लिए। और इफ द करंट ईयर्स अर्निंग आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यूचर, तो आप करंट ईयर ले लेते हैं, बट जनरली यू टेक द फोरकास्टेड नेक्स्ट ईयर की आप अर्निंग्स लेते हैं। अब हम नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स लेंगे, नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स अब आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स यानी कौन से साल की? अब आप देखेंगे 2024, राइट। $1000 आपको बताया गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 1 मिलियन। इसमें से आप लेस कर दें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका वही होगा 400, क्योंकि रिडीमेबल डिबेंचर्स 10%, वही 400 की आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट। क्या बच गया? 600। अब सवाल ये आता है पीबीटी कि मैं टैक्स डालूं। हमारे पास तो अब कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस होंगे, तो कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस कुछ हद तक रहेंगे ना हमारे पास, ठीक है ना। कुछ सालों के बाद अब पता नहीं इसमें से कितने अलाउबल लॉसेस हैं, कितने कैरिड फॉरवर्ड हो सकते हैं, नहीं है। यूएस के टैक्स का हमें नहीं बताया क्या। जनरली ऐसे दुनिया में बिजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं फॉर सर्टेन ईयर्स। तो लेकिन चूंकि हम पी रेशियो बेस्ड वैल्यूएशन कर रहे हैं और जिसके अंदर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट विल कंटिन्यू होंगे, तो मे भी हम इस पे अभी टैक्स लगा देते हैं 21%, और अभी हम लॉस नेचुरली शुरू के जब तक कि आपके ये 5.9 के लॉसेस
जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाती है फ्रॉम अ टैक्स पर्पसेस उस वक्त तक टैक्स सेविंग होगी, बट दिस इज नॉट अ परपेचुअल टैक्स सेविंग, तो लिहाजा हम टैक्स डाल रहे हैं। तो ये एक नोट डाल देंगे कि इन 2024 there may be क्या वर्ड यूज करने, there may be tax saving due to carried forward losses of 2023, however its impact is ignored। क्योंकि हम तो ये वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय सर्टेन पी रेशियो से करेंगे, इतने टाइम्स ऑफ अर्निंग्स आपके इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे, तो हम इसलिए इसको खता रहे हैं। तो अब 21% लगाएं, 600 पे क्या बन गया 600 इंटू 0.21, ये माइनस करें 126 और हमारे पास रेशियो क्या आ गया 600 माइनस 126 इज 474, ये बन गया हमारे नेट प्रॉफिट्स या अर्निंग्स कह लें आप। अब इन अर्निंग्स को हम मल्टीप्लाई करें विद पी रेशियो। अब पी रेशियो हम कौन सा लें, सवाल ये है। पी रेशियो हमें लेना चाहिए किसका, नेचुरली येपिल का। येपिल के पी रेशियो से अगर हम मल्टीप्लाई करें वो है 12। सवाल ये है कि एक्सॉन जो है अगर ये एक अनलिस्टेड कंपनी है तो इसकी एडजस्टमेंट फॉर लिक्विडिटी फैक्टर होना चाहिए, लेकिन फिर इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, सो दीज प्रॉफिट्स आर एक्चुअली a subset of a listed company, तो लिहाजा मार्केट वुड वैल्यूएट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और हमें येपिल ही का बताया गया है, तो हम इसको इग्नोर यूं कर सकते हैं कि आपके पास भी जब ये आएगी वॉलमार्ट में, वॉलमार्ट इज ऑल्सो अ लिस्टेड एंटिटी, तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, तो लिहाजा हम एडजस्टमेंट फैक्टर को अभी इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए भी कर रहे हैं कि वॉलमार्ट का अपना पी भी ज़्यादा है, तो लिहाजा जब ये आपके पास आएगी तो हो सकता है ये आपके पी पे मल्टीप्लाई हो जाए, है ना। तो जैसे हम बूट स्ट्रैपिंग इफेक्ट कहते हैं, तो हम उसको भी इग्नोर करते हुए ये बातें आप कहीं पोलाइटली लिख देंगे, इग्नोरिंग द एडजस्टमेंट फैक्टर, ताकि एग्जामिनर को ये पता हो कि यू नो फॉर अनलिस्टेड कंपनी बिकॉज it's part of a listed company, listed parent company, it has a listed parent company यूं कह लें। इसलिए हम इग्नोर करते हुए 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 इंटू 474 क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू हो गई 5688। ऑफ कोर्स डॉलर इन 1000, दिस इज फार लेस देन दिस एंड इट कुड बी बिकॉज जो भी आपका हो सकता है बैड पीरियड या बैड पैच चल रहा है 2023 का लॉस, तो आप नेक्स्ट ईयर एक छोटा सा प्रॉफिट कर रहे हो सकता है फ्यूचर अर्निंग्स आपकी ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन दिस इज और वन ऑफ द वे टू डू इट कुड बी कि आप अगले 3-4 सालों के प्रॉफिट्स को लेके उसको एवरेज कर लें, ये भी कर सकते हैं। पार्ट ऑफ द हमने एलिमेंट यूं भी मिस किया है कि हमने टैक्स का इम्पैक्ट ले लिया। अगर हम टैक्स के इग्नोर को छोड़ दें और हम इसको अप्लाई कर दें, लेट से 600 इंटू 12 करें तो ये 7.2 बन जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल्सो डूएबल या पॉसिबल। अच्छा, तो ये हो गया दूसरा पी रेशियो। अब आ जाएं जो तीसरा है कैश फ्लो। जो तीसरा मेथड है हमारा वो है कैश फ्लो या फ्री कैश फ्लो। मैं ऐसे कह रहा हूँ फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लेट से कर ले हम। जब हम फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी करेंगे तो हमारे पास यही प्रॉफिट्स जो कि शेयर होल्डर्स को जा रहे हैं ये उनकी कैश फ्लो हम मान लें। तो हमारे पास जो कैश फ्लो है लेट से वो ईयर वन में है हमारे पास 474 और फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स हमें बताया गया है ग्रोथ है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम टिल इन्फिनिटी। तो कैश फ्लो तो हमारे पास ही मौजूद है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कह लें। इसे डिस्काउंट करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए केई। वी नीड केई टू डिस्काउंट इट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें सारा बीटा की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है।
तो हमें चाहिए एक्सॉन की केई, जिसके अंदर बिजनेस रिस्क भी इसी के हों, बुक पब्लिशिंग के, और जिसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क एक्सॉन के हों, जो कि कंपनी है जिसके फाइनेंशियल रिस्क, जो इसके पास डेट है वो उसके अंदर शामिल हो, राइट। अब एक्सॉन की तो मार्केट वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे पास ई और डी मौजूद हो। ई की तो हम खुद तलाश में हैं, लेकिन हम अगर एक्चुअल मार्केट वैल्यूज़ को, ये लिस्टेड एंटिटी होती, इसकी मार्केट वैल्यू मौजूद होती तो हम वो इक्विटी की ले लेते हैं, डेट की वैल्यू ले लेते हैं। बिजनेस रिस्क हमारे पास जो बीटा एसेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, येपिल वाला, वो हमारे ही बिजनेस रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बुक पब्लिशिंग के रिस्क को वो है 0.73, वो बीटा एसेट आ गया, रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस रिस्क ऑफ बुक पब्लिशिंग, इसके अंदर तो ये आ गया। फाइनेंशियल रिस्क हम अगर एंटिटी का नहीं होता तो फिर हम अपना, उस प्रोजेक्ट का नहीं होता तो फिर हम एंटिटी ले लेते हैं, या फिर हम जो है पोस्ट प्रोजेक्ट क्या होगा वो चीज़ें देख रहे होते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक्सॉन की डेट इक्विटी एक मौजूद है हमारे पास, और एक्सॉन की डेट इक्विटी की जो बुक वैल्यूज़ हैं वो ये मौजूद हैं कि आपके पास 13,570 एक है और 400 एक है। तो हम बुक वैल्यूज़ को ले सकते हैं। ये भी हम कर सकते हैं कि हम इसकी जगह येपिल का ले लें 40-60, ये वाला काम भी हम कर सकते हैं। अल्दो यहाँ बहुत 4000 सॉरी, यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारा डेट इक्विटी रेशो 40% से कम आएगा, डेट इज़ 40% से कम, ठीक है, ऑफ द टोटल कैपिटल। तो हमारा डी रेशो में फाइनेंशियल रिस्क कम है। अगर हम इन वैल्यूज़ की बेसिस पे देखें तो शायद हमारा वही 40% के पास आ जाए, लेकिन बहरहाल हम 40% भी ले सकते हैं और ये वैल्यूज़ बुक वैल्यूज़ ऑफ एक्सॉन भी ले सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम येपिल का 40% डेट 60% डी रेशो भी ले सकते हैं, इस पी रेशो की वैल्यूएशन को देखते हुए या येपिल के फाइनेंशियल रिस्क को देखते हुए कि ठीक है जी येपिल का फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि अभी हमें इसका तो फाइनेंशियल रिस्क एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि हमें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अभी हम डिटरमिन कर रहे हैं, इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन है। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि भाई और कुछ नहीं, लेकिन एक्सॉन की हमें बुक वैल्यूज़ ऑफ इक्विटी और डेट तो पता ही हैं, तो बुक वैल्यूज़ ऑफ इक्विटी एंड डेट, यानी हम नेट एसेट बेस्ड वैल्यूएशन की बेसिस पे चले गए और हमने इक्विटी यहाँ से उठाई, डेट की जो बुक वैल्यू है वो तो उसकी अप्रॉक्सीमेटली जनरली मार्केट वैल्यू के बराबर होती है, हमने ये डेट इक्विटी ले ली। इसकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसकी बेसिस पे हम एक बीटा इक्विटी निकालेंगे विच रिप्रेजेंट्स द बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एक्सॉन, फिर उसकी बेसिस पे उसकी केई निकलेगी। बेटा यहां तक कॉपी करें। हम कर रहे हैं क्वेश्चन 4 विंटर 2023, इसका पार्ट ए, राइट। तो हमारे पास फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए हम बीटा इक्विटी, लेट्स फाइंड आउट बीटा इक्विटी। तो बीटा इक्विटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बीटा ए इज इक्वल टू बीटा ई इंटू ई डिवाइड बाई ई प्लस डी 1 माइनस टी। पुटिंग वैल्यूज यहाँ 0.73 बिजनेस रिस्क रखा, फाइनेंशियल रिस्क हमने एक्सॉन की बुक वैल्यूज की बेसिस पे ले लिया 13,570 प्लस 4,000 इंटू 1 माइनस 21%, और इसकी बेसिस पे मुझे बीटा इक्विटी निकाल के बताएं क्या बीटा इक्विटी आ गया, कैलकुलेट करें। $4,000 into 0.79 plus 13570 into 0.73 divided by 13570, तो ये आ गया 0.9। नेचुरली बीटा इक्विटी शुड बी हायर देन बीटा एसेट। ये एक हमारा कंट्रोल चेक है। बीटा एसेट के अंदर सिर्फ बिजनेस रिस्क होता है, बीटा इक्विटी के अंदर बिजनेस रिस्क भी होता है, फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, तो इट शुड बी हायर। अब इस बीटा इक्विटी को हम केई के फॉर्मूला में डालें, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा इक्विटी। आर एफ क्या है हमारे पास, इस 5%
नेचुरली हम कौन से रेट्स ले रहे हैं, कौन सी मार्केट की बेसिस पे वैल्यूएशन कर रहे हैं, हम वैल्यू कर रहे हैं यूएसए की कंपनी, तो यूएसए के ही हम रेट्स लेंगे। 13% माइनस 5% इनटू दिस बीटा इक्विटी, दिस बिकम्स अ सूटेबल डिस्काउंट रेट टू डिस्काउंट फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी फॉर एक्सॉन। तो क्या रेट आ गया हमारे पास, 13 माइनस 5 इंटू 0.9 प्लस 5, ये बन गया 12.2%। अब दिस इज suitable discount rate for free cash flow to equity एक्सॉन की जो है। तो हमारे पास फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मौजूद है 474, ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 5% यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब हम ये काम कर सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू शुड बी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी जो ईयर 1 की है, ईयर 1 की, जिसे हम कहते हैं अपने हिसाब से D1, और फिर इसे डिस्काउंट करते हैं विथ KE माइनस G%, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट रेट क्या होना चाहिए, KE होनी चाहिए, क्योंकि कैश फ्लोज ऊपर क्या है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अच्छा, चूँकि ये D1 है तो हमें यहाँ D0 1 प्लस जी, D1 बताते खुद ही क्या होता है, इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी, तो हमें 1 प्लस जी ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही ईयर 1 का कैश फ्लो है। तो 474 डिवाइड बाय 12.2% माइनस 5%, आपकी क्या प्रेजेंट वैल्यू आ गई, कैलकुलेट करें। %7.2 से डिस्काउंट कर दें, इसे डिवाइड बाय 0.072, तो ये बन गई 6583 ऑफ कोर्स डॉलर इन 1000, राइट। तो हमारे पास एक नेट एसेट्स की वैल्यू है 30 जून 30 जून ही की सारी वैल्यूएशंस कर रहे हैं हम, 30 जून 2023 पे हम खड़े हैं। तो एक हमारे पास 13570 है। पी की बेसिस पे हमारे पास एक आई थी क्या, 5688 474 इंटू 12 की थी हमने, तो 5688, और फिर हमने वो 7200 की हमने क्रॉस फिगर ले ली थी, और फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी की बेसिस पे हमारी वैल्यूएशन आ गई 6583। तो इफेक्टिवली अगर हम देखें तो ये मेथड्स हमें बता रहे हैं इन बिटवीन 6 to 7 मिलियन, और ये मेथड कह रहा है 13.5, ये आउटलायर है एक्चुअली। अब दिस कुड बी बिकॉज के इनका जो बेस ईयर है ना, जो ईयर 2024, उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट, पहले तो हम ये देखें कि इसमें इतना फ़र्क इसलिए हो सकता है कि क्योंकि अभी हमने लॉस किया है, नेक्स्ट ईयर हम उससे रिकवर कर रहे हैं, हो सकता है कोई स्पेसिफिक रीज़न हो, सर्टेन फॉर जो है ना मार्केट डायनामिक की वजह से इस साल हमारा ये लॉस हुआ हो, क्योंकि पहले तो हम प्रॉफिट में थे, जब भी तो हमारे पास इतनी ज़्यादा रिटेन अर्निंग्स हैं एज एन एक्सॉन। तो अगर हमारी इतनी ज़्यादा रिटेन अर्निंग्स हैं, इसका मतलब है हम काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या ये अगले साल का प्रॉफिट इज़ रिफ्लेक्टिंग कि हमारे पास फ्यूचर के प्रॉफिट्स क्या होंगे, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो ये रीज़नेबल है या कंजर्वेटिव है, ये बात हम देख लें। हो सकता है इस वजह से कम हो सकता है ये भी हो कि आपके पास कुछ नॉन ऑपरेशनल एसेट्स मौजूद हों जो बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो यहाँ नहीं हो रहे हैं। नॉन ऑपरेशनल एसेट्स कोई हैं जो कि प्रॉफिट या कैश फ्लो में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो वो सेपरेटली इसमें और इसमें ऐड होते हैं, नॉन ऑपरेशनल एसेट्स, राइट। जैसे आपके पास कोई सरप्लस इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं, कोई आपके पास कैश पड़ा हुआ है जो डिप्लॉयड नहीं है, कोई आपके पास सरप्लस प्रॉपर्टी है, कोई शेयर्स हैं जो कि प्रॉफिट या कैश फ्लो में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो फिर फ्री कैश फ्लो मेथड तो क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बेसिस पे वैल्यूएशन कर रहा है। पी क्या कर रहा है, प्राइस अर्निंग रेशियो आपकी प्रॉफिट अर्निंग पोटेंशियल पे कर रहा है। तो अगर कोई ऐसे आपके पास एसेट्स पड़े हुए हैं
जो कि प्रॉफिट और कैश फ्लो में नहीं कंट्रीब्यूट करते, तो इसमें और इसमें हम सेपरेटली ऐड कर देते हैं, जो कि हाइब्रिड वैल्यूएशन मेथड, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था पहले। तो हमें ये देखना चाहिए। अदरवाइज जो है ना ये, अच्छा ये बुक पब्लिशिंग वाला है, तो ये मेथड ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू बुक वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू ऑफ जो आपके एसेट्स हैं वो इतने ज़्यादा क्यों हैं, ये एक ट्रबलिंग बात है जनरली, क्योंकि बुक वैल्यूज़ आर जनरली लोअर, मार्केट वैल्यूज आर जनरली हायर। तो पहले तो इसको रिकनसाइल कर लें हम कि क्यों है ऐसा, कि क्या हमारे इस फोरकास्ट ये बहुत कंजर्वेटिव है, इसका इशू है। बिकॉज अभी हमने लॉस किया है तो हमारा फोरकास्ट काफ़ी कंजर्वेटिव है फॉर द नेक्स्ट ईयर। दूसरा, क्या ऐसे नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स तो मौजूद नहीं है, दूसरी बात ये हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी, लेकिन हम प्रेफर तो यही करते हैं कि जो अर्निंग एंड कैश फ्लो बेस्ड जो मेथड्स हैं ये ज़्यादा जो है ना सूटेबल होते हैं कंपनी के लिए एज़ कम्पेयर टू द बुक वैल्यू। तो ये बात हम करेंगे। तो हमारी जो रेंज ऑफ निगोशिएशन है वो वैल्यू करेगी, आप 6-7 मिलियन से चलें तो लेट से हम अगर मैक्सिमम भी करें तो 7 मिलियन से लेके कहीं हम 13 मिलियन की रेंज में हम निगोशिएशन कर रहे होंगे। दैट्स वेयर वी विल बी निगोशिएटिंग एक्चुअली। हमें नहीं पता अभी, हमें और डायनामिक्स हमें पता है कि ये 5% ग्रोथ ज़्यादा है कम है, हमें अभी ये फाइंड आउट करना है। ये कैश फ्लो का जो हमने अगले साल का फिगर लिया है ये तो उसके बोर्ड ही ने दिया है, इज इट कंजर्वेटिव, इज इट ऑप्टिमिस्टिक, हम क्या सिनर्जीज क्रिएट कर लेंगे ला के, वो सब देखते हुए तो हमारे पास नेचुरली जो येपल की टीम होगी जो कि सेलर है वो तो कहेगा कि जी ये तो मेरी बेस बुक वैल्यू है, देखें ये तो बुक वैल्यू ऑफ ब्रेकअप वैल्यू जिसे आप कहते हैं, इससे कम पे, तो वो तो इस पर इंसिस्ट करेगा। आप अपने कैश फ्लो फोरकास्ट की बेसिस पे और पी की बेसिस पे जो आप कह रहे हैं कि एक्सॉन का बोर्ड खुद कह रहा है, आप वैल्यूएशन मेथड ये यूज़ करेंगे, फिर ये अक्रॉस द टेबल की निगोशिएशन होगी। सो दिस इज़ हाउ यू वुड प्रोवाइड द रेंज के जी दिस इज़ द रेंज जिसके तहत आप ऑपरेट करेंगे डिपेंडिंग, पहले ये देखते हुए रिकनसाइल कि क्यों इतना फ़र्क है। हाउ मैनी नॉन ऑपरेटिंग कैश एसेट्स आर अवेलेबल जिनकी कोई वैल्यू है, इम्पॉर्टेंट है, और ये फोरकास्ट कितना एक्यूरेट है और कितना कंजर्वेटिव है। इज़ दैट ओके? बेटा इसकी तस्वीर ले लें, एक सेकेंड। ये आपकी समरी बन गई। डाल दें ग्रुप्स में। अब जब हम ये कर लेंगे पार्ट ए, तो फिर पार्ट बी है मज़ेदार, और पार्ट बी जो मज़ेदार है दैट्स अबाउट हेजिंग, जिसके अंदर हमें ऑप्शंस और मनी मार्केट के थ्रू हेजिंग का कहा गया है। यहाँ तक पहुँच गए हम सब? एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन पूछें। अच्छा अब आइए मैं इसके बाद की रिक्वायरमेंट अब रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। ये अब आपके पास मौजूद है, आपको ग्रुप पे उन्होंने इसकी पिक्चर भी भेज दी है, कोई चीज़ कॉपी करनी है आप बाद में कर लेंगे। गिवन द लोकेशन ऑफ एक्सॉन the valuation will be in USD of course. Walmart's board is concerned that due to the recent strengthening of the USD, यानी रुपी depreciate हो रहा है, USD महंगा हो रहा है relative to PKR, the business would face considerable exchange rate risk, जिसका भी हमने जिक्र किया, given the delay between agreeing to purchase the price and the completion date. तो अब अगर लेट से आज जैसे इन्होंने कहा है स्पॉट एक्सचेंज रेट 230 है, तो 230 से 250 260 हो जाएगा, तो आपको नुकसान होगा बिकॉज यू विल बी यूजिंग PKR and converting PKR into dollars to make the payment for the purchase price. तो आप exchange rate risk है आपके लिए significant between the day you agree on the price and the day you actually complete the sale, क्योंकि उसके बाद certain legal formalities होती हैं, फिर funds remit हों, उसमें time है 3 महीने 4 महीने 5 महीने लग जाते हैं आराम से। The board has asked that you demonstrate how Walmart could use OTC over the counter options and a money market hedge
टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस अनसर्टेनिटी। आप कैसे करेंगे? यू शुड अज्यूम दैट द परचेज विल बी कंप्लीटेड इन, ये इसके लिए क्या अज्यूम करें? इन 3 months टाइम एट द एंड ऑफ सितंबर। आप 1 जुलाई को हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर 30 को ये काम आपका कंप्लीट होगा। अब आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? बोरिंग रेट, इन्वेस्टिंग रेट पाकिस्तान यूएसए का, स्पॉट एक्सचेंज रेट गिवन है आज का 230 का। यू हैव असरटेन्ड दैट यूएसडी ओटीसी सितंबर, यूएसडी के ओटीसी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो अवेलेबल हैं। प्रीमियम फॉर द इंटायर परचेज प्राइस इज़ आपको गिवन है, और वो परचेज प्राइस आपकी क्या है वो आपको फिर नीचे बताई गई है। उसके लिए कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इनका प्रीमियम पूरा मौजूद है। स्ट्राइक प्राइस हमें गिवन है 227 या 233। 227 अनलाइकली इसलिए है कि आप तो खुद ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका एक्सचेंज रेट रिस्क है और डॉलर स्ट्रेंथन होगा, तो मोर रुपी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय $1, तो 233 होगा या 227। बहरहाल आप जब हम प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट तो उस पर हम देखेंगे। Required briefly explain with supporting calculations how Walmart can hedge against the exchange rate risk. Assume the purchase price for Exxon is 10 million for your illustration. तो उन्होंने बेसिकली 7 और 13 का मिड ले लिया, शायद 10 मिलियन एक अजम्पशन ले ली कि एज्यूम करें कि अगर $10 मिलियन में ये डील होती है तो आप इस $10 मिलियन को कैसे हेज करेंगे ताकि आपको एक्सचेंज रेट रिस्क से आप बाहर आ जाएं, इधर यूजिंग मनी मार्केट और दूसरा ऑप्शंस। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, विच इज़ 6 मार्क्स आर इनफ फॉर दिस पार्ट। तो लेट्स नाउ इसी के थ्रू हम मनी मार्केट हेज भी पढ़ते हैं और ऑप्शंस हेज भी पढ़ते हैं। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। अब ये हम आपके पास मौजूद है तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं अब हेजिंग वाला पार्ट बी। पहले हम स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट से। हमें $10 मिलियन की पेमेंट करनी है और वो पेमेंट करनी है इन 3 months। हमने मनी मार्केट को जैसे पढ़ा और समझा है, उसका प्रिंसिपल ये है कि जो काम फ्यूचर में करना है उसे आज कर लेने का नाम हेजिंग है। जो काम फ्यूचर में करना है उसे किसी तरीके से आज कर लेने का नाम हेजिंग है। मनी मार्केट हेज का प्रिंसिपल फॉरेक्स का ये है। तो हमें फ्यूचर में क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें करना है इन फ्यूचर हम क्या करेंगे? इन फ्यूचर हम करेंगे आगे जाके हम डॉलर बाय करेंगे ना, तो हम कहेंगे लेट्स बाय डॉलर नाउ। और नाउ करके क्या करेंगे? आज बाय करके बाय एंड डिपॉजिट कर लें, परचेज करके फॉर 3 months। तो हम कह रहे हैं अच्छा लेट्स बाय डॉलर नाउ। और कितने डॉलर बाय करें? X डॉलर परचेज करें सच दैट वो X प्लस उस पे इनकम, इंटरेस्ट इनकम फॉर 3 months, वो मिल के क्या बन जाए? वो मिल के बन जाए $10 मिलियन 3 महीने बाद, आफ्टर 3 months। आज हम इतने डॉलर बाय करें कि वो डॉलर प्लस उसकी इंटरेस्ट इनकम मिल के क्या बन जाए? वो मिल के $10 मिलियन बन जाए। तो यूँ हम इस बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं X कि हाउ मच डॉलर वी शुड बाय। वी शुड बाय इतने डॉलर्स कि वो डॉलर्स प्लस द इंटरेस्ट इनकम ऑन द डॉलर्स मिलके क्या बन जाए? मिलके $10 मिलियन बन जाए, राइट। अच्छा, अब USD का हमारे पास रेट क्या है? USD के हमारे पास जो रेट है वो है इन्वेस्टिंग रेट, क्योंकि USD में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, वो है 4%। तो हम कहेंगे X प्लस X इंटू 4% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 मिलके ये $10 मिलियन बन जाए। तो जब आप X कैलकुलेट करेंगे तो X की फिगर आपके पास क्या आ जानी चाहिए? कैलकुलेट करें सब। 0.04 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो ये 0.01 बन गया। 0.01x, तो इफेक्टिवली हम कह रहे हैं 1.01x, ठीक है, इज इक्वल्स टू $10 मिलियन। तो x क्या होगा? x ये होगा कि $10 मिलियन
को आप डिवाइड कर दें 1.01 से, तो आपके पास क्या फिगर आ गई? 9,900,990। ये बन गए आपके डॉलर्स। इतने डॉलर्स आज आप बाय करेंगे। डॉलर्स टू बाय टुडे, इतने डॉलर्स आज आप बाय करेंगे। एट व्हाट रेट? एट द रेट ऑफ ₹230 पर डॉलर। इससे मल्टीप्लाई कर दें आप, सो 9,900,990 इंटू 230, इतने डॉलर्स आप बाय करेंगे इस रेट पे। तो आपको रुपये कितने चाहिए? 9,900,990 इंटू 230 करें तो ये 2.2 बिलियन, 2277,700। तो क्या फिगर बन गई? फिगर बन गई आपके पास 227,227,700, 2.2 बिलियन। इतने रुपये आज आपको चाहिए। PKR रिक्वायर्ड टू बाय दीज डॉलर्स, PKR रिक्वायर्ड। अब ये जो PKR रिक्वायर्ड है आपके टू बाय दीज डॉलर्स, आप ये क्या करेंगे? ये आप बोरो करेंगे। ये PKR जो रिक्वायर्ड है तो PKR ये आप बोरो करेंगे। और जब आप ये बोरो करेंगे या बोरो करेंगे एट व्हाट रेट? एट द रेट जो कि PKR का रेट है विच इज़ एक्चुअली 7%। तो आपके पास इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी 7% फॉर 3 मंथ्स। तो आप इस पे इंटू 7% करें, इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करें, तो ये आपके पास आ जाएगी इंटरेस्ट कॉस्ट। करें क्या अमाउंट बनती है? इंटू 0.07 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये बन गई 39,851,485। इसको अब आप ऐड कर दें इसमें, तो आपके पास टोटल अमाउंट बन जाएगी 2317, 2.3 बिलियन 079,185। ये आ गई टोटल PKR कॉस्ट। आप इसको रुपीज़ डॉलर इन थाउजेंड में कर लेते तो आप यूँ कह सकते हैं जी 2.317 बिलियन PKR, 2.317 बिलियन। मनी मार्केट हेज के थ्रू जाते हैं तो ये कॉस्ट है। अब दूसरा मोड क्या है हमारे पास? जो दूसरा मोड है वो ऑप्शंस क्या है? बेटा इसकी तस्वीर लें, ये डाल दें और फिर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस की कॉस्ट देखते हैं कि क्या आती है हमारे पास। फिर ये दूसरा पार्ट हमारा क्लोज होगा। तो 6 मार्क्स के लिए छोटी सी वर्किंग है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है। इसके अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ये जो दिसंबर 2023 का पास पेपर था ये बड़ा ही आसान था और मैं समझता हूँ कि जिसने भी इसे अटेम्प्ट किया उसको ये आसान महसूस हुआ होगा। सो हेजिंग बाय ऑप्शंस। अब ऑप्शन के लिए हमें 2 स्ट्राइक प्राइसेस मौजूद हैं, हम दोनों की बेसिस पे ये बात कर लेते हैं। एक 227 है और एक 233 है। एक 227 है और एक 233 है। 2 स्ट्राइक प्राइसेस हैं। हमें नहीं पता उस वक्त क्या स्पॉट रेट होगा, ये नहीं बताया गया, तो हम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि जी एग्जैक्ट आउटकम क्या होगा, लेकिन हम दोनों ही सिनेरियो में मैक्सिमम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट वी कैन कैलकुलेट इज मैक्सिमम कॉस्ट, क्योंकि कॉल ऑप्शन क्या देता है आपको? मैक्सिमम कॉस्ट की सीलिंग देता है कि इससे ज़्यादा आपकी कॉस्ट नहीं जाएगी। पुट ऑप्शन क्या देता है आपको? रिसीट का फ्लोर देता है कि इससे कम रिसीट नहीं होगी, इससे कम होगी तो आप ऑप्शन स्ट्राइक करके इतनी गारंटी कर लेंगे। इससे ऊपर कॉस्ट नहीं जा सकती, इससे ज़्यादा जाएगी आप ऑप्शन स्ट्राइक करेंगे और आप इस कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। ये मैक्सिमम कॉस्ट है, इससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं। तो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज मैक्सिमम प्राइस। 227 का अगर रेट होगा
तो हमारे पास $10 मिलियन की बेसिस पे क्या कॉस्ट होगी हमारी, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। 2.27 बिलियन, 227000000, यहाँ होगी 233,330,000,000 मिलियन एंड देन बिलियन। 2.33 बिलियन, 2.27 बिलियन, $10 मिलियन की ये मैक्सिमम होगी। प्रीमियम आप इसमें ऐड कर दें, यहाँ प्रीमियम है आपका 60 मिलियन और यहाँ मिलियन है आपका 40 मिलियन। नेचुरली हम कॉल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, हम कॉल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन टू बाय यूएसडी का ओवर द काउंटर ऑप्शन मिल रहा है हमें। हमने नेगोशिएट करेंगे, हम 60 मिलियन यहाँ ऐड कर दें, 40 मिलियन आप यहाँ ऐड कर दें, तो मैक्सिमम कॉस्ट हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ होगी 2,330,000,000 और यहाँ होगी 2,370,000,000। ये मैक्सिमम कॉस्ट होगी हमारी। तो यूँ कहें 2.33 बिलियन, यहाँ 2.37 बिलियन, और मनी मार्केट में क्या आ रही थी, 2.317 बिलियन थी, या 2.33 है या 2.37 है। इससे में तो कंपैरेटिवली ये बेहतर है और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा वो है, लेकिन ये मैक्सिमम है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं मनी मार्केट इज़ द चीपर ऑप्शन, कंपैरेटिवली इज़ अ बेटर ऑप्शन, राइट। ऑप्शन के लिए हम एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकते, बट गिवन हमें पता है कि ये कॉस्ट 230 तो आज है ना, तो ये 235 236 तो होगा ही ना। इंटरेस्ट रेट्स भी हमारे अगेंस्ट हैं क्योंकि पीकेआर का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, डॉलर का कम है, अ करेंसी हैविंग अ हायर इंटरेस्ट एंड हायर इन्फ्लेशन रेट, उसने डेप्रिशिएट ही होना है। तो आपका 230 से आगे ही जाएंगे आप, तो ये 227 से जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी आप हिट करेंगे, तो 2.33 तो आपको होगा ही होगा ना। तो हम कह रहे हैं कि तो इस पर्सपेक्टिव से बेहतर क्या है कि हम मनी मार्केट हेज में चले जाएं, क्योंकि उसमें हमारी कॉस्ट यहाँ पे मिनिमाइज हो रही है, कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट है। एज कंपेयर टू ऑप्शन। तो ये बात हम करेंगे तो हमारा यहाँ जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, जब हम कहेंगे कि कंपैरेटिवली दिस इज़ अ बेटर एंड अ चीपर ऑप्शन। सो 6 मार्क्स के लिए दीज कैलकुलेशंस आर गुड इनफ। ऑप्शंस बहुत ही आसान उसने वर्किंग दी है हमें, ओवर द काउंटर ऑप्शन का जिक्र किया है उसने, और उसमें कोई अगर एक्सचेंज ट्रेडेड होता तो हम हेज सेटअप करते, हम देखते अच्छा नंबर ऑफ ऑप्शंस, क्या स्ट्राइक प्राइस, फिर हम जो है कॉल पुट और करते हम एक प्रीमियम की कैलकुलेशन करके, वो हमें पर कॉन्ट्रैक्ट गिवन होता, फिर उसके बाद जो है हम आउटकम कैलकुलेट करते। तो यहाँ ओवर द काउंटर है, बहुत सी आसान, प्रीमियम भी उसने लमसम दे दिया हमें, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। सो विद दिस आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें करना है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए 1 घंटा।